सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम, हमारे चल रहा है क्लास 12th का बायोलॉजी का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो आज इस तरह का हमारा 10वां पार्ट होने वाला है और इसमें हम बात करेंगे फीमेल के अंदर अंडजनन यानी कि ओजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में, जो कि फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे अंडाशय या ओवरी बोला जाता है उसके अंदर होता है। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल के अंदर, जो कि उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है, जिसको हम वृषण या टेस्टिस बोलते हैं। जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता था, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक मेल का जन्म हो जाता है, यानी कि जन्म के 12 से 14 वर्ष के आयु के बाद उस मेल के अंदर जो उसका टेस्टिज होता है उसमें क्या होता है, शुक्रजन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता था, जिसके द्वारा शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण हो रहा था। लेकिन क्या फीमेल में भी जन्म के बाद ये oogenesis या अंडजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फीमेल में जब एक फीमेल बेबी अपने मां के गर्भ में होती है तभी से ही अंडजन या oogenesis की प्रक्रिया उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है, उसके ओवरी या अंडाशय के अंदर। अब ये किस तरीके से होता है और किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अंडाणु या बोल सकते हैं ओवम का निर्माण होता है, आज इसको हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अंडजनन या oogenesis की प्रक्रिया होती है वो फीमेल बेबी के अंदर, यानी कि जो स्त्री बच्चा होता है उसके अंदर क्या होता है, जब वो अपने मां के गर्भ में होगा तभी से ही ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से अंडाणु का निर्माण हो जाता है उसके मां के गर्भ में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ प्रोसेस मां के गर्भ में उसके अंडाशय में हो जाता है, लेकिन कुछ प्रोसेस जन्म के बाद होता है। तो कब होता है इसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग इस एक फीमेल के अगर ओवरी या अंडाशय के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि फीमेल का जो ओवरी या अंडाशय होता है वो एक लेयर से ढका होता था, सबसे बाहरी लेयर जो था जिसको हम मीजोवेरियम बोल रहे थे। लेकिन हमने यहाँ पर मीजोवेरियम नहीं दिखाया क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। आपने मालूम होगा कि जो मीजोवेरियम था उसके ठीक नीचे वाला लेयर क्या कहलाता था, जनन उपकला, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या है, ये मीजोवेरियम के ठीक नीचे मिल रहा था। अभी जनन उपकला में क्या होता है, कुछ कोशिकाओं का समूह मिलता है इस तरीके से। ये जो ब्लू कलर की आपको कोशिकाएं दिख रही हैं, इन कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, मादा जनन कोशिका या फीमेल जर्म सेल, जो कहां मिल रही है, जनन उपकला में या जर्मिनल एपिथेलियम में मिल रही है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये जो मादा जनन कोशिकाएं हैं या फीमेल जर्म सेल है, इनमें से कुछ कोशिकाएं आपको दिख रही होंगी, ये ब्लू कलर की, ये कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, इस अंडाशय के स्ट्रोमा भाग में आ जाती हैं। किस भाग में आ जाती है? स्ट्रोमा भाग में आ जाती हैं। और आपको देख रहा होगा कि इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, प्राथमिक जनन कोशिका या प्राइमरी जर्म सेल, जो कि कैसी होती हैं, जो कि द्विगुणित होती हैं। तो इतनी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला कि अंडाशय के जो आंतरिक भित्ति होता है उसे हम बोलते हैं जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम, जिनमें कुछ कोशिकाएं मिल रही थी जिनको हमने बोला मादा जनन कोशिका या फीमेल जर्म सेल। और इन फीमेल जर्म सेल में से कुछ कोशिकाएं कहां पर आ जा रही हैं, इस अंडाशय के अंदर आ जा रही हैं, जिसको हम बोल रहे हैं प्राथमिक जनन कोशिका या प्राइमरी जर्म सेल, जो कैसी है, जो द्विगुणित है। अब आगे का स्टेप देखते हैं। अब इस प्राथमिक जनन कोशिका में होता है क्या, समसूत्री विभाजन। क्या होगा, यहां पर देखेंगे समसूत्री विभाजन होगा और ये लगातार होगा, यानी कि एक से कई बार क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिसको मेटोटिक सेल डिवीजन बोलते हैं, जिसके द्वारा यहां पर इस तरीके से कुछ कोशिकाओं का समूह बन जाता है। क्लियर है? कुछ कोशिकाओं का समूह बन जाता है और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं अंडजनक कोशिका। क्या बोलते हैं? अंडजनक कोशिका, या इसे बोला जाता है उगोनिया। अब उगोनिया कैसी होगी, तो भैया जाहिर सी बात है, अगर ये समसूत्री विभाजन हुआ है तो जब ये द्विगुणित है तो ये भी कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित ही होगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि प्राथमिक जनन कोशिका ने समसूत्री विभाजन किया और लगातार किया, जिसकी वजह से कोशिकाओं का कुछ समूह बन गया और इन कोशिकाओं को हमने क्या बोला, अंडजनक कोशिका या उगोनिया बोला। अब आगे देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो विभाजन होने की वजह से ये जो अवस्था हो रही है, कौन सी अवस्था, प्राथमिक जनन कोशिका से अंडजनक कोशिका बनने तक की जो पूरी अवस्था होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, गुणन अवस्था। कितनी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है या संख्या में वृद्धि हो रही है कोशिकाओं की। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे अगर आप देखें तो ये जो अंडजनक कोशिकाएं हैं, ये अंडजनक कोशिकाएं एक प्रकार के रज्जुनुमा संरचना बना रही है, यानी कि एक श्रृंखला बना रही है कोशिकाओं का। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अंडवाही रज्जु। यहां पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, अंडवाही रज्जु बोला जाता है इन अंडजनक कोशिकाओं के समूह को। अब आगे अगर देखें तो ये जो अंडजनक कोशिकाएं या उगोनिया है, इसमें होगा वृद्धि। वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएंगी, ये बदल जाएंगी किसमें, प्राथमिक अंडक में। किसमें चली जाएंगी, प्राथमिक अंडक में, जिसे हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं, जो कैसी होगी, द्विगुणित होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें किसी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देखें तो ये क्या थी, उगोनिया थी, जिसे हम हिंदी में अंडजनक कोशिका बोलते हैं। अब इस अंडजनक कोशिकाओं में से एक कोशिका, कोई बीच की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है।
ये जो बड़ी हुई कोशिका है इसको हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte। और इसके आसपास की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ये कौन सी कोशिकाएं हैं, ये अंडजनक कोशिकाएं हैं। अब इन्हें अंडजनक कोशिका ना बोल करके हम बोलेंगे क्या, पुटका कोशिका, या इसको हम फोलिकल सेल बोलते हैं। क्लियर थी बात। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, प्राथमिक पुटका या प्राइमरी फोलिकल। तो प्राइमरी फोलिकल में क्या क्या मौजूद है, प्राइमरी फोलिकल में पहला नंबर तो प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है जो कि द्विगुणित है। इसके अलावा इसके आसपास छोटी छोटी कोशिकाएं प्रेजेंट है जिसको हम पुटका सेल बोलते हैं या फोलिकल सेल बोलते हैं। इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब आगे अगर बात करें तो ये जो आपका प्राथमिक पुटका बना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, प्राथमिक पुटका है जिसको हमने बाहर निकाल लिया है यहाँ पर। अब अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर दो तरीके की कोशिकाएं हैं। पहला क्या है, पहला प्राथमिक अंडक जिसको हमने प्राइमरी oocyte बोला। क्लियर है। और ये कैसी है, ये द्विगुणित है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद इसके आसपास ये जो ब्लू कलर की छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही हैं इसको हमने बोला क्या, पुटका कोशिका या फोलिकल सेल। और ये पूरी स्ट्रक्चर प्राथमिक पुटका कहलाती है। क्लियर थी बात। अब आगे देखेंगे तो ये जो आपका प्राथमिक पुटका है या प्राइमरी फोलिकल है, इसके अंदर ये जो रेड कलर की प्राथमिक अंडक दिख रहा है या प्राइमरी oocyte दिख रहा है, ये काफी ज्यादा गाढ़ा होता है। इसके अंदर का जो कोशिका द्रव होता है बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। अब इसमें मिल क्या रहा है, तो अगर हम इसे केवल इस एक कोशिका को निकालें जो कि प्राथमिक अंडक है, इसको अगर हम बाहर निकाल कर देखें तो इस तरीके के इसके अंदर की संरचना होगी। क्लियर है। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले इसका सबसे बाहरी आवरण आपको दिख रहा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो सबसे बाहर का ये जो रेड कलर का लेयर दिख रहा है ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ठीक अंदर आपको ये द्विगुणित केंद्रक भी दिख रहा होगा। क्लियर है इतनी बात, ये द्विगुणित केंद्रक दिख रहा होगा। और ये द्विगुणित केंद्रक कहां पर प्रेजेंट है, तो इसके अंदर कोशिका द्रव में, यानी कि जो इसका साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ये द्विगुणित केंद्रक प्रेजेंट है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको ब्लू कलर की कोशिकाएं दिख रही है छोटी छोटी, ये कोशिकाएं नहीं है बल्कि ये क्या है, इन्हें बोला जाता है माइटोकांड्रिया। क्या बोला जाता है, माइटोकांड्रिया। अब जो माइटोकांड्रिया है ये एक समूह बना लेती है और इनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है और इस खाली स्थान में क्या भरा होता है, पीतक भरा होता है। अब ये पीतक क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग इन सभी चीजों को याद रखेंगे जो एक प्राथमिक अंडक के अंदर मौजूद है। अब आप देखेंगे तो इस प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर की तरफ ये ब्लैक कलर की कुछ कोशिकाएं दिख रही होंगी जो एक साइड से किनारे की तरफ मौजूद है। इनको हम बोलते हैं क्या, वलकुटीय कण। क्या बोलते हैं, वलकुटीय कण। अब ये वलकुटीय कण क्या होती हैं, तो याद रखिएगा इन वलकुटीय कण का निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है या गोल्जी काय से होता है जो कि इस प्राथमिक अंडक के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये गोल्जी काय क्या करता है, कुछ कणों का स्राव करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वलकुटीय कण। और ये वलकुटीय कण इस प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है। अब इनका कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा ये वलकुटीय कण यह सुनिश्चित करती हैं कि केवल एक अंडाणु को केवल एक ही स्पर्म या शुक्राणु निषेचित कर पाए। मान लीजिए इस अंडाणु को कोई आकर के स्पर्म निषेचित कर दिया तो होगा क्या कि ये वलकुटीय कण इसके चारों तरफ एक अस्तर का निर्माण कर देंगे जिसकी वजह से कोई दूसरा शुक्राणु इसे आकर निषेचित नहीं कर पाएगा, केवल एक ही शुक्राणु इसे निषेचित कर सकता है। क्लियर थी बात। और दूसरा आपको मैंने बताया पीतक। पीतक क्या होता है, तो याद रखिएगा पीतक एक प्रकार का पोषणीय पदार्थ होता है जो इस प्राथमिक अंडक के विकास में इसकी सहायता करता है। अब ये कहां से आता है, तो याद रखिएगा ये जो फीमेल बेबी है ये जिस माँ के गर्भ में है उस माँ के यकृत या लीवर में किसका निर्माण होता है, इस पीतक का निर्माण होता है। और यह पहले उस माँ के गर्भ में जाएगा, यूट्रस में जाएगा और यूट्रस में जो प्लेसेंटा होता है जिसके माध्यम से ये बेबी यहाँ से जुड़ी हुई है, इसके अंडाशय में ये आकर के इसके अंदर मौजूद हो जाता है। तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब आगे अगर देखें तो ये जो आपका प्राथमिक अंडक है ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये इस प्राथमिक पुटका के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है। अब इसके अंदर होगा क्या, विभाजन। और कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसको हम बोलते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। अब ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है आपको मालूम है दो स्टेप में होता है, एक अर्धसूत्री प्रथम जिसे मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं और दूसरा होता है अर्धसूत्री सेकंड। तो अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या होता है कि जब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट स्टार्ट होता है तो ये पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होता है, ये अपने अर्धसूत्री प्रथम के प्रोफेज फर्स्ट के डायकाइनेसिस में आकर के रुक जाता है। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए क्लास 11th में आपने कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन चैप्टर पढ़ा होगा जहां पर आपको बताया जाता है कि जब कोशिका विभाजन होता है चाहे वह समसूत्री हो या अर्धसूत्री हो तो वो कुल 4 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला होता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। इस तरीके से आपके प्रोफेज के अंदर भी कई सारी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट नहीं होता है बल्कि यह प्रोफेज फर्स्ट के डायकाइनेसिस में आकर के रुक जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी कोशिका विभाजन पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। अब होता क्या है, अब इस बच्ची का होगा जन्म, यानी कि आपको एक बात मालूम चली कि ये जितना प्रोसेस हो रहा है यानी कि प्राथमिक पुटका बनने तक का जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, ये फीमेल बेबी के अंदर कहां पर हो रहा है, इसके माँ के गर्भ में ही हो रहा है। यानी कि जब ये फीमेल बेबी अपने माँ के गर्भ में होती है तभी ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है।
अब जब प्राथमिक अंडक बन जाता है तो इसके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है माँ के गर्भ में ही, लेकिन पूर्ण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेज फट के डायकाइनेसिस में आकर रुक जाता है। अब इस बच्ची का हो गया है जन्म, और जन्म होने के बाद इसके अंदर जो रुका हुआ अर्धसूत्री प्रथम विभाजन था वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? जिसके द्वारा क्या होता है, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहली जो बड़ी वाली कोशिका आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्या, द्वितीयक अंडक, यानी कि सेकेंडरी oocyte। और ये कैसी है, ये एगोडित होती है। इस चीज को याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है, और अर्धसूत्री विभाजन में आपको मालूम होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो आधे हो जाते हैं, यानी कि ये जो डिप्लॉइड सेल था यहाँ तक का, ये क्या हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। क्लियर थी बात? अब आगे देखेंगे तो ये जो दूसरी छोटी वाली कोशिका है इसको हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक ध्रुवीय का है। क्या बोलते हैं? प्राथमिक ध्रुवीय का बोलते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन जो हुआ है फर्स्ट, वो कैसा हुआ है, एक बोल सकते हैं असामान्य अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, जिसके द्वारा दो कोशिका बनी है। पहली बड़ी वाली कोशिका जिसको हमने द्वितीयक अंडक बोला, यानी कि सेकेंडरी oocyte बोला, जो एगोडित होती है, और दूसरा छोटी वाली कोशिका बनी है जिसको हमने क्या बोला, प्राथमिक ध्रुवीय काय बोला है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे तो इस द्वितीयक अंडक में होने वाला है क्या, मियोसिस सेकंड, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होने वाला है। इसमें होता क्या है कि ये अर्धसूत्री सेकंड हो तो रहा है, लेकिन यह भी कंप्लीट अवस्था में नहीं होता है, यह भी कंप्लीटली नहीं होता है, बल्कि यह कहां पर रुक जाता है, अपने एनाफेज सेकंड में आकर के रुक जाता है। यानी कि प्रोफेज कंप्लीट होगा, मेटाफेज भी कंप्लीट होगा, लेकिन एनाफेज में आकर के ये रुक जाएगा। अब क्यों रुक गया है, तो याद रखिएगा, अब रुकने की वजह से ये कहां पर बना हुआ है द्वितीयक अंडक, ये बना हुआ है इस संरचना में। आप देखेंगे तो प्राथमिक पुटका ये थी। क्लियर है? ये क्या है, पूरी की पूरी प्राथमिक पुटका है, और प्राथमिक पुटका से बनता है द्वितीयक पुटका। अब द्वितीयक पुटका कैसे बनता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि इस प्राथमिक पुटका के ऊपर पुटका कोशिकाओं का और अधिक लेयर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से द्वितीयक पुटका का निर्माण होता है। और द्वितीयक पुटका के निर्माण होने के बाद अंत में किसका निर्माण हो जाता है, ग्राफियन पुटका का निर्माण हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ग्राफियन पुटका में क्या है, ये द्वितीयक अंडक है। क्या है? द्वितीयक अंडक है, जो कि आपको सेकेंडरी oocyte यहाँ पर बना है। क्लियर है? और इसके चारों तरफ क्या मिल रही है, पुटका कोशिकाएं मिल रही है। अब ये जो ग्राफियन पुटका है, इस ग्राफियन पुटका को तोड़ करके ये द्वितीयक अंडक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक अंडक जो बना है रेड कलर का, ये बाहर निकल जाएगा। जिस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। तो क्या हो रहा है कि द्वितीयक अंडक ओव्यूलेशन प्रोसेस द्वारा इस ग्राफियन पुटका को तोड़ करके बाहर निकल जा रहा है, और कहां पर आ जाएगा, बाहर निकल करके फैलोपियन नलिका में या फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब के भी स्तमस वाले भाग में आएगा। अब जब ये स्तमस भाग में आ गया तो जाहिर सी बात है द्वितीयक अंडक इंतजार करेगा किसका, स्पर्म का या शुक्राणु का। अब जैसे मान लीजिए शुक्राणु आ गया, कहां पर आ गया, फैलोपियन नलिका में आ गया, तो जैसे ही ये द्वितीयक अंडक को स्पर्श करेगा, तुरंत ही क्या होगा, इसके अंदर जो रुका हुआ अर्धसूत्री सेकंड था ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसके द्वारा दो प्रकार की कोशिका बनेंगी। कौन कौन सी? पहली आपको बड़ी कोशिका दिख रही है जिसको हमने अंडाणु या ओवम बोल दिया है, और दूसरी का आपको छोटी कोशिका दिख रही है जिसको हमने द्वितीयक ध्रुवीय काय बोल दिया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा अंडाणु निर्माण होता है, यानी कि oogenesis का प्रोसेस एक फीमेल के ओवरी या अंडाशय में कंप्लीट होता है। और इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें डिटेल से बताई हैं। अब आइए एक बार इसे जल्दी से हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, जिससे को और चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है, जनन उपकला का लेयर मिल रहा था, जिसे हमने जर्मिनल एपिथेलियम बोला था। कहाँ मिल रहा था, इस फीमेल के अंडाशय या ओवरी के चारों तरफ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर थी बात? फिर हमने बोला कि इस जनन उपकला में जो कोशिकाएं मिल रही थी उसको हमने क्या बोला था, मादा जन्म कोशिका बोला था, या मादा जनन कोशिका बोला था। क्लियर है? फीमेल जर्म सेल, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। क्लियर थी बात? अब इस फीमेल जर्म सेल में से कुछ कोशिकाएं कहां पर आ जा रही थी, इसे बोल सकते हैं अंडाशय के स्ट्रोमा भाग में आ जा रही थी, जिनको हमने बोला था प्राथमिक जनन कोशिका या प्राइमरी जर्म सेल बोला, जिसको हम शॉर्ट में पीजीसी बोलते हैं, जो कैसी होती है, जो द्विगुणित होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब आगे क्या हो रहा था, इस प्राथमिक जनन कोशिका या प्राइमरी जर्म सेल में समसूत्री विभाजन हो रहा था, जिसके द्वारा अंडजनक कोशिका या उगोनिया बन रहा था, जो कैसा होता है, जो द्विगुणित होता है। अब आपने देखा कि प्राथमिक जनन कोशिका से अंडजनक कोशिका बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं क्या, गुणन परावस्था। क्या बोला जाता है इसे, गुणन परावस्था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, यह है गुणन परावस्था। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि जो अंडजनक कोशिका या उगोनिया बना है, इस उगोनिया में होता है वृद्धि। वृद्धि के द्वारा ये चेंज हो जाता है किसमें, प्राथमिक अंडम में, या जिसे हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। और प्राइमरी oocyte भी कैसा होता है, द्विगुणित होता है। क्लियर है बात? अब अंडजनक कोशिका से प्राथमिक अंडक बनने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं वृद्धि परावस्था। क्या बोलते हैं, वृद्धि परावस्था। ठीक है। आगे आप अगर देखें तो प्राथमिक अंडक में क्या हो रहा था, मियोसिस फर्स्ट हो रहा था, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हो रहा था, जो अपने प्रोफेज फर्स्ट के डायकाइनेसिस में आकर रुक जा रहा था। फिर रुका क्यों, क्योंकि इसके बाद होगा क्या, इस बच्ची का जन्म। और जब बच्ची का जन्म होता है, और जन्म के बाद जब यह बच्ची 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाती है,
तो इसमें भी क्या होगा, हार्मोनल कंट्रोल होगा, हार्मोनल चेंजेस होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस में कि किस तरीके से हार्मोन कंट्रोल के द्वारा सारा प्रोसेस हो रहा था। कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकल रहा था, जो अग्रपीयूष ग्रंथि के पास जा रहा था। अग्रपीयूष ग्रंथि दो प्रकार का हार्मोन निकाल रहा था, एलएच और एफएसएच, जिसका बारे में मैंने आपको डिटेल से पहले वाले सेशन में ही बता दिया है। इसीलिए अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाइए और उस सेशन को लीजिए, जिससे कि आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो होगा क्या, इस बच्ची का जन्म और जन्म के 10 से 12 वर्ष की आयु में जब यह बच्ची आ जाएगी तो इसके अंदर रुका हुआ जो मियोसिस फर्स्ट था वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके द्वारा दो कोशिकाएं बन रही थी। एक बड़ी कोशिका जिसको हमने बोला द्वितीय कंडक या सेकेंडरी oocyte जो कि एगोनित हो गई है, और दूसरी छोटी कोशिका बनी थी जिसको हमने प्राथमिक ध्रुवीय काय बोल दिया था। क्लियर थी बात? अब आपने देखा कि जो द्वितीय कंडक था इसमें क्या हो रहा था, मियोसिस सेकंड विभाजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहां भी क्या होता है कि जो एनाफेज इसका सेकंड होता है वहां पर आकर के रुक जाता है, यानी कि यह अर्धसूत्री सेकंड भी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो रहा था। अब जब ये एनाफेज सेकंड पे आकर के रुक गया तो इसके बाद होता है इस अंडाणु, ये बोल सकते हैं द्वितीय कंडक का होता है क्या, अंडोत्सर्ग, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और कहां से इसका अंडोत्सर्ग हो रहा था, ग्राफियन पुटिका से, या जिसे हमने ग्राफियन फोलिकल बोला था, इस संरचना को। क्लियर थी बात? अब आप देखेंगे कि जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो ये आ जाता है कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि जो फैलोपियन नलिका मिल रही थी फीमेल के अंदर उसके अंदर आ जाता है और वहां पर इंतजार करता है किसका, स्पर्म का। और जैसे ही स्पर्म आता है और इस द्वितीय अंडक को स्पर्श करता है तुरंत ही इसके अंदर जो रुका हुआ अर्धसूत्री सेकंड था वो भी कंप्लीट हो जाता है और दो कोशिकाएं बनती हैं। पहला बनता है अंडाणु जिसको हम ओवम बोलते हैं और दूसरा बनता है द्वितीय ध्रुवीय काय। क्लियर है बात? और ये द्वितीय ध्रुवीय काय का इसमें कोई काम नहीं होता, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब कहां से निकलता है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अब आप देखेंगे कि जब ग्राफियन पुटिका को तोड़ करके अंडाणु बाहर निकल जाता है, यानी कि अंडोत्सर्ग या क्या बोलते हैं इसे, ओव्यूलेशन हो जाता है, तो इसके बाद ये टूटी हुई ग्राफियन पुटिका एक संरचना बनाती है जो कि पीले कलर की होती है और इस संरचना को हम बोलते हैं क्या, इस संरचना को बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है? कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है और यह कॉर्पस ल्यूटियम एक प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करता है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं और इसका कार्य क्या होता है इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो इतनी सारी बातें आपका अंडजन या oogenesis के बारे में आपको याद रखनी है, किस तरीके से अंडाणु का निर्माण होता है। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी और अगर आपको सारी बातें समझ में आई हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।